हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का रसूल साइंस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग क्लास 10 साइंस का है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड पूरी बुक का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो हम लोग आज इस पूरे चैप्टर को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इसको समझाऊंगा। तो आप लोग पूरी तरीके से फोकस होकर के लिखने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत बड़ा तो नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझा सकूँ। ठीक है, तो जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अब देखना, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ना शुरू करो तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो भी चैप्टर होता है, जो उसका नाम होता है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम अपने चैप्टर के इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं या फिर कैसे क्या करेंगे। ये चीज़ें हमें कभी नहीं पता चलेंगी। तो इसके नाम से स्पष्ट है, लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। और दूसरी चीज़ है प्रोसेस। प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया। तो सिंपल तरीके से इस चैप्टर में ओवरऑल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जीवन के प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जीवन क्या है, जिसमें लाइफ प्रेजेंट होता है, जो सजीव होते हैं वो जीवित होते हैं, वही जीवन है ना, ये सारी चीज़। दूसरी चीज़ है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है जब हम किसी काम को एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, वो प्रक्रिया कहलाती है। तो इस पूरे चैप्टर में अगर आपसे कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या है, सबसे पहला सवाल उठता है कि जैव प्रक्रम क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो सिंपली उसको बताइए कि हमारे जीवन में होने वाली जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैसे जो हमें जीवित रखने के लिए सब जरूरी है, यानी हमारे बॉडी में होने वाली वो तमाम प्रक्रिया, वो तमाम क्रियाविधि जो हमें जीवित रखने में सक्षम है या फिर जीवित रखने के लिए ज़्यादा जरूरी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। अब जैसे हमें जीवित रहने के लिए हमारे पास पोषण होना चाहिए, हमारे श्वसन होनी चाहिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये आपके जैव प्रक्रम हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स मौजूद हैं, अलग अलग तंत्र मौजूद हैं। तो ये जो अलग अलग सिस्टम है, जो अलग अलग तंत्र है, ये क्या करते हैं, ये अपनी अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। हमारे पास मौजूद है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज कराता है। हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं, जो सांस बाहर छोड़ते हैं, जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को करने का। तीसरा चीज़ हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली हमारे पास एक हार्ट है, जो आप लोगों को पता है कि पूरे बॉडी में ब्लड पंप करने का जो काम करता है वो हमारा हार्ट करता है ना। इस तरीके से बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो अलग अलग आर्गन है, जो अलग अलग सिस्टम्स है, वो अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं जो हमारे जीवन को निरंतर चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, जैव प्रक्रम बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जैव प्रक्रम का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। तो हम बोलेंगे वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया, या फिर पचयी प्रक्रिया बोल सकते हैं, या फिर उसी को हम लोग जीवन प्रक्रिया बोल सकते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैव प्रक्रम बोल सकते हैं। यानी इसके 4 नाम है, एक है जैव प्रक्रम, दूसरा है जैविक प्रक्रिया, तीसरा है जीवन प्रक्रिया, चौथा है उपापचयी प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारे बॉडी के अंदर तमाम क्रियाविधि जो चलती रहती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, रासायनिक क्रिया होती रहती है, वही हमारी उपापचयी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं होती है हमारे बॉडी में 2 तरीके से चलती हैं, यानी कि हमारे अंदर जो जैविक प्रक्रिया चलती है, जो जैविक प्रक्रिया चलती है वो 2 तरीके से चलती है। अब इसको हम लोग थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने में। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आप पूरे लेक्चर में अंत तक बने रहे तो मेरा दावा है कि आप इस टॉपिक को में उठने वाले कोई भी क्वेश्चन, चाहे कहीं से भी कितना भी घुमा करके पूछ लिया जाए, आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस छोटे से चैनल के साथ अंत तक बने रहेंगे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैविक प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में
जो चीज़ें हैं, मैंने बात करा था मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, या फिर मैं बोल रहा हूँ जैविक प्रक्रिया। इसमें दो क्रियाएं हैं। पहला है उपचयी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयी प्रक्रिया। अब उपचयी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है अपचयी। अपचयी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उपचयी प्रक्रिया। उपचयी प्रक्रिया जो है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा दूं। जैसे जो एनाबॉलिक होता है, उपचयी प्रक्रिया जो होता है, ये क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, एनाबॉलिक में छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं। क्या है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल हैं। जब ये सभी सिंथेसाइज हो जाए, जब ये सभी क्या हो जाए, सिंथेसाइज हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए और एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थ बना ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे उपचयी प्रक्रिया। ठीक है, दूसरी चीज जस्ट इसका अपोजिट, अपचयी प्रक्रिया। इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा सा फूड पार्टिकल है और इसका विखंडन हो जाए, इसका क्या हो जाए, विखंडन हो जाए, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाए, टूट जाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयी प्रक्रिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो उपचयी प्रक्रिया क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई छोटे छोटे सिंपल फूड पार्टिकल क्या करते हैं, संश्लेषित होकर या इकट्ठा होकर के एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल बना लेते हैं, एक जटिल फूड पार्टिकल बना लेते हैं, उसे भोज्य पदार्थ बना लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयी प्रक्रिया। और जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब समझो बात, जैसे हम लोग भोजन को अपने अंदर इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो रोटी एक एज ए कॉम्प्लेक्स है। तो जब इसको अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो हम उसका च्यूइंग करते हैं, उसको चबाते हैं, चबाने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये जटिल कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो डाइजेशन के टाइम समय पे क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। अब सेम चीज़ है, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल टूट करके डाइजेस्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली, फिर उनसे निकलती ऊर्जा, अब उन छोटे छोटे अलग अलग सोर्स, जैसे हम लोग खाने में एक चीज़ नहीं खाते, हम लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन खाते हैं, और भी चीज़ें हम लोग लेते हैं ना, पोषक तत्व, तो जितने भी बैलेंस डाइट के रूप में हम लोग संपूर्ण आहार लेते हैं, तो उसमें तरह तरह की चीज़ें हमको मिलती है। अब इन सब से जो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, जो अलग अलग प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा कर लेते हैं तो उस इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयी प्रक्रिया बोलते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मेरा अगला सवाल है कि अब इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, इन सबको, जो ये अपचयी क्रिया, उपचयी प्रक्रिया, जब ये सारी चीज़ें हो रही है, होंगी कब, जब हमें मिलेगा हमारे बॉडी को पोषण। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग लाइफ प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो पढ़ने हैं हमको, वो हमारे क्या हैं, वो हमारे पोषण, न्यूट्रिशन। अब इस पूरे चैप्टर में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, आप बात को समझो। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन है क्या चीज, न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पोषण। अब ये जो पोषण है, आप क्या करते हो, अपनी डेली लाइफ में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हो ताकि आपकी जैविक प्रक्रियाएं चल सके। यानी कि जो खाने वाली जो भोजन है आपका, यही एक आपका पोषण है। अब आपका भोजन जितना अच्छा होगा, आपका पोषण उतना ही बेहतर होगा। तो आप बोल सकते हो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी भोज्य पदार्थ हमारे पोषण कहलाते हैं। या हमारे जो जरूरी भोज्य पदार्थ उसमें क्या है, सबसे पहला है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भोजन में होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें कोई कमी आ जाएगी तो इनकी वजह से, इनकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन को सबसे पहले आप क्या बोलोगे, न्यूट्रिशन के लिए आप बोलोगे कि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, क्या बोलोगे, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए।
जरूरी भोज्य पदार्थ। ये हमारे क्या होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, पोषण होते हैं या फिर पोषक पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें हम लोग जरूरी भोज्य पदार्थ को पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व मैंने बता दिया, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, खनिज और जल, और साथ में कुछ फाइबर्स भी इसमें शामिल है। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे बॉडी को भोजन की आवश्यकता क्यों भाई, हम भोजन क्यों करते हैं, तो आप उनको क्या जवाब देंगे भाई? आप बोलोगे सिंपली, जो मुझे जो लगता है जो आप जवाब दोगे, आप बोलोगे कि भाई हमें, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, यानी हमारी बॉडी डल हो जाएगी, हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अब एनर्जी जब डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। ये तमाम चीज़ें आपके लाइफ में भोजन की वजह से आती हैं। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो हमारी बॉडी में जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, भोजन है। वैसे यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जो ऊर्जा है, ये तमाम चीज़ें जितनी भी आप देखो, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक छोटा सा बुक अवेलेबल है, उस बुक को मैं रीड कर दूंगा आपके आसानी के लिए, ताकि आप उसको सुन करके अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरे मेन लेक्चर पे फोकस करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं तो नोट्स आप खुद बना सकते हैं। और याद रखिए बच्चों, आपके जीवन में आपके लिए नॉलेज ज़्यादा जरूरी है। आपके जो नोट्स है ना, अगर आप अपनी समझ से नोट्स तैयार करेंगे तो आपको जीवन भर काम आने वाला है। क्योंकि आज आप छोटे हैं, आज आपके लेवल पर लोग मौजूद हैं आपको नोट्स बनाकर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप हायर एजुकेशन के लिए आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। तो बेहतर यह है कि आप अपने नोट्स बनाने की जो आदत है वो अभी से डालना चालू कर दें। मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की। बस मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं, तो मैं पहले से, अभी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं PPT वगैरह बना के ले आता, है ना। मेरे पास साधन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुने और मेरे साथ जुड़े। मैं ये अश्योर कराता हूँ, आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ों की अभी प्रॉब्लम्स है, तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर डिस्कस हो। लेकिन इतना याद रखिएगा, आपकी पढ़ाई कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपका हर टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। और आपको कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा बीच बीच में। ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ें, और इस क्लास को अगर आपको लगता है कि मैं अपनी टीचिंग को, अपनी नॉलेज को आप तक अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो लोगों तक पहुँचाओ, है ना।